हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल। डीएनए सीरीज़ में डेली न्यूज़ एनालिसिस का आज ये 30 जून का एनालिसिस है। एंड माफ़ी चाहूँगा कि कुछ दिनों के एनालिसिस नहीं हो पाए थे, आई वाज नॉट इन द सिटी, बट हम यहाँ से वापस से कंटिन्यू करेंगे एंड होपफुली जुलाई मंथ से हम जो एनालिसिस है वो सुबह ही लेके आएंगे। ये डिसाइड किया है मैंने अकेले खुद में, ठीक है, ताकि आपको एनालिसिस सुबह सुबह ही मिल जाए। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस 30 जून का। द हिंदू के पेज में सबसे पहला एक ये आर्टिकल था कि इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ जो है वो 5.1% हिट किया है। ठीक है, अभी पिछले 5 महीनों का सबसे ज़्यादा एक तरीके से कह लो ये परसेंटेज है। अगर इंडस्ट्रियल आउटपुट 5.1 हिट किया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, डिमांड ज़्यादा आ रही है। ठीक है, कंज्यूम चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, तो इसकी वजह से एक स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी भी होनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें एक तरीके से, तो इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से आया है, और जो कंज्यूमर गुड सेक्टर है वहाँ से आया है। अब इसमें ये चीज़ ये पॉइंट आउट की गई है कि जो माइनिंग वाला सेक्टर है वो थोड़ा सा मतलब पिछले कंसेक्यूटिव 5 मंथ से उसका जो ग्रोथ है वो कम होता जा रहा है। माइनिंग सेक्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये भी हमने पॉइंट आउट किया है। तो क्या क्या मेन सेक्टर है जिससे कि हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो ऊपर हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, कैपिटल गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है। जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, ये क्या करता है? वो हमें ये बताता है कि इंडिया की जो इंडस्ट्री है, दे आर प्रोड्यूसिंग मोर और लेस कंपेरेटिव टू द प्रीवियस ईयर, कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। एक तरीके का मेजरमेंट देता है कि इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो अभी के टाइम पे किस हिसाब से उसका प्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल है, अगर फैक्ट्री है कोई, अब उस फैक्ट्री ने 100 कार बनाई है पिछले साल। ठीक है, उस फैक्ट्री ने 100 कार बनाई है पिछले साल, और इस साल 110 कार बनाई है, तो उसका जो प्रोडक्शन है वो 10% से बढ़ गया है। सिमिलरली जो इंडस्ट्रियल इंडेक्स प्रोडक्शन है वो क्या मेजर करता है? वो प्रोडक्शन ग्रोथ मेजर करता है इंडस्ट्री का अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, अब ग्रोथ क्या क्या चीज़ लेके आती है? मैन्युफैक्चरिंग यार अपने आप में समझो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखा जाए पिछले 5 महीनों में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 5.5% की परसेंटेज से जो ग्रो कर रहा है। अब हमारे यहाँ इंडिया की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कौन कौन सा है? कार का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, टेक्सटाइल्स का है, मेडिसिन का है, और मशीनरी का है। इम्पॉर्टेंट क्यों है वो? जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी भी कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग होता है तो वो उस कंट्री के इकोनॉमी की कंडीशन को बयां करता है, मतलब एक हेल्दी इकोनॉमी की कंडीशन बताता है अगर किसी भी कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है या स्ट्रांग है तो। ठीक है, दूसरा हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी एक रहा है फैक्टर। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब फैक्ट्रीज प्रोड्यूसेस मोर गुड्स, दे रिक्वायर मोर इलेक्ट्रिसिटी। जाहिर सी बात है, इंटरकनेक्टेड है। फैक्ट्रीज अगर बहुत फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है। बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है तो उसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हायर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इज ऑफन अ साइन इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अगर किसी कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा हो रही है, दैट डिफाइंस कि उसमें जो इकोनॉमी है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उस पर्टिकुलर कंट्री में। कैपिटल गुड्स की बात करें, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स में मशीन यूज़ होती है दैट प्रोड्यूस अदर गुड्स। ठीक है, जैसे कि रॉ मटेरियल लेके एक फिनिश प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल रोबोट, सीएनसी मशीन्स, हैवी मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स, ये कैपिटल गुड्स में आएगा। अब कैपिटल गुड्स अगर बढ़ रहा है तो वो अच्छा क्यों माना जाता है? उसका रीज़न ये है, इफ़ कंपनी आर बाइंग मोर मशीन्स टुडे, अगर कोई कंपनी है वो बहुत ज़्यादा मशीन खरीद रही है, इट मीन्स दे एक्सपेक्ट हायर प्रोडक्शन इन द फ्यूचर। जाहिर सी बात है, कोई कंपनी मशीन ज़्यादा खरीद रही है
ज़्यादा परचेज करे तो जाहिर सी बात है बिक ज़्यादा रहा होगा, बिक ज़्यादा रहा है तो उसके बाद उसका मतलब उस कंपनी से डिमांड ज़्यादा आएगी प्रोडक्शन के लिए। सो द कैपिटल गुड्स आर कंसिडर्ड एज इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कैपिटल गुड्स आर इंडिकेटेड एट इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। किसी भी कोई भी कंपनी है, कोई भी इंडस्ट्री, अगर वो मशीन बहुत ज़्यादा खरीद रही है, इसका मतलब वो ये डिनोट करता है कि फ्यूचर में उसका प्रोडक्शन, उसको ज़्यादा की डिमांड होगी। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा की डिमांड है तो ये कंसिडर किया जाता है कि अगर कैपिटल गुड्स है और डिमांड करेगा और वो अगर कैपिटल गुड्स में आता है तो कैपिटल गुड्स हमेशा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट करता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल क्या होता है? वो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वो गुड्स होते हैं जो कि सेवरल ईयर से यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेशन, वॉशिंग मशीन, टीवी, एयर कंडीशन, ये कंज्यूमेबल गुड्स में आएगा, ठीक है। पीपल जैसे कि अब कंज्यूमेबल गुड ड्यूरेबल गुड्स की अगर हम बात करें, उसकी अगर डिमांड ज़्यादा आ रही है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अगर बिक रहा है, कंज्यूम हो रहा है, दैट मीन्स कि इनकम लोगों की बढ़ रही है और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड इस तरीके से होते हैं। अब ये जो न्यू आईआईपी सीरीज़ है, ठीक है, वो क्या है? जैसे कि हमने अपने पुराने लेक्चर्स में पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने अपने बेस ईयर को चेंज किया है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के फॉर्म में भी और इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स के फॉर्म में भी, ठीक। अब पीपीआई भी बात की थी हमने कि प्रोडक्शन लेवल पे जो प्रोडक्शन कॉस्ट या उस जो चेंज हो रहा है या इंक्रीज़ कर रहा है, तो आज के डेट में अब गवर्नमेंट उसको भी काउंट करेगी, जिसके वजह से क्या होगा कि हम एक रियलिस्टिक, कह लो एक तरीके से, जो कि वर्ल्ड लेवल पे जो प्रैक्टिस होता है, एक रियलिस्टिक इन्फ्लेशन को हम मेजर कर पाएंगे। आइए देखते हैं। अब गवर्नमेंट ने न्यू आईआईपी सीरीज इंट्रोड्यूस की है जिसमें अपडेटेड बेस ईयर है, बेस्ट इंडस्ट्रियल कवरेज है, न्यू प्रोडक्ट्स भी इंक्लूडेड है, डिपेंडिंग अपॉन दी जिस तरीके से इंडिया की ग्रोथ हो रही है इंडस्ट्री के फॉर्म में, बहुत सी नई इंडस्ट्री आ रही है, ठीक है, तो उसका भी कवरेज किया गया है, एंड इम्प्रूव्ड मेथडोलॉजी। अब इन सारी चीज़ों से हेल्प क्या होगा? ये क्या करेगा? इट विल हेल्प द इंडेक्स टू रिफ्लेक्ट द करंट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ये जो आईवीआईपी होता है वो इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से दैट पर्टिकुलर इंडेक्स विल बी इन बेटर कंडीशन टू रिफ्लेक्ट द करंट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हमने पीपीआई की बात की थी, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स विथ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की बात किया जाए तो इट इज द मेजर ऑफ द प्राइसेस रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर यानी मैन्युफैक्चरर व्हेन दे सेल देयर गुड्स, ठीक। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हो गया, इट इज द प्राइस ऑफ द रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर यानी मैन्युफैक्चरर्स व्हेन दे सेल देयर गुड्स। एग्जांपल, एक फैक्ट्री है वो रेफ्रिजरेटर बेचती है, ठीक है, होलसेल रेट पे बेचती है 20,000 पे, ठीक है। The price at this stage is captured in the PPI. The strong IIP growth reflects improving industrial momentum led by manufacturing and investment, but sustained economic growth will require balanced performance across all core sectors including mining and energy। ये तो एक तरीके से concluding line थी, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उस प्रोडक्शन कॉस्ट में प्रोड्यूसर के पास जो प्राइस आएगी, ऑब्वियसली उस दाम पे तो कंज्यूमर के पास जाएगी नहीं, ठीक है। तो वो भी, ये भी मेजर किया जा रहा है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट और इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट द करंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया है कि जब अगर हमारा आईआईपी ग्रोथ स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल मोमेंटम है वो सस्टेनेबल है, मतलब सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए, एक बैलेंस परफॉर्मेंस अगर चाहिए तो माइनिंग और एनर्जी भी उसमें आनी चाहिए, ठीक है। यही इस आर्टिकल में आज के डेट में दिया था, ठीक है। तो इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें थी उसको मैंने एक्सट्रैक्ट करके आपको समझा दी है। दूसरा आर्टिकल ये आया था कि भाई रेडियो टैग्ड वाइट रम्ड वल्चर इलेक्ट्रोक्यूटेड इन तमिलनाडु। कहने का मतलब यह है कि एक वल्चर था जिसको क्या कहते हैं, उसको कुछ दिक्कतें थी, उस दिक्कतें में उनको उसको दवाई ववाई मिली, उस साथ ही साथ उसकी दवाई ववाई करने के बाद उसके अंदर उसको एक चिप लगा दिया गया उसको ट्रैक डाउन करने के लिए, ठीक है।
ताकि उसकी कंडीशन को वो देख सके कि किस तरीके से कंडीशन इंप्रूव हो रही है, डिटेरियोरेट हो रही है, जो भी हो रहा हो। लेकिन हुआ क्या कि वो जब वल्चर को छोड़ा गया तो वल्चर जाके एक इलेक्ट्रिक पोल पे बैठा और वहाँ पे उसको करंट लग गया और उसकी डेथ हो गई। ठीक है, ये इस आर्टिकल में। लेकिन इस आर्टिकल में निकालने वाली बात क्या थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम देखते हैं। जैसा कि हमने कहा कि एक रेडियो टैग्ड वाइट रन वल्चर वाज फाउंड इलेक्ट्रोक्यूटेड नियर द मुदुमलई टाइगर रिजर्व, MTR। कहाँ पे है? तमिलनाडु। मुदुमलई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, अब ये जो बर्ड है, इट वाज रिलीज्ड एज अ पार्ट ऑफ कंजर्वेशन एंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम। कंजर्वेशन मॉनिटरिंग प्रोग्राम किसके किसके बीच में था? BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, एंड द तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये जो इंसिडेंट हुआ है एक तरीके से कंसर्न भी रेस किया। किसके लिए कंसर्न रेस किया है? ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर्स एंड नीड टू मेक पावर स्ट्रक्चर फॉर सेफर वाइल्ड लाइफ। कहने का मतलब ये है कि भाई जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्रिएचर्स हैं वो एक तरीके से एक ये कंसर्न रेस हो रहा है कि भाई उनकी सेफ्टी जो है वो स्टेक पे है। ठीक है, अब मेन जो है हमारे लिए वो है कि ये वाइट रम्ड वल्चर क्या होते हैं भाई? वाइट रम्ड वल्चर को हम साइंटिफिक नेम में जिप्स बेंगलिनीस बोला जाता है। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड होते हैं वाइट रम्ड वल्चर। ठीक है, ये दिस इज द लास्ट स्टेज बिफोर स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। मानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड होते हैं कि वो एक लास्ट स्टेज होती है जिससे कि पहले वो एक्सटिंक्ट हो जाए। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं ये? देखो, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है जिप्स बेंगोलिनीस। बंगाल है, ठीक है, बेंगोलिनेसिस, बेंगोलिनेसिस। ठीक है, जिप्स बेंगोलिनेसिस, वाइट रम्ड वल्चर। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? साउथ एशिया में, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश। साउथ एशिया में इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश। और अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो तमिलनाडु, कर्नाटका और आसाम। तमिलनाडु, कर्नाटका और आसाम। ठीक है, इंडिया में वल्चर डिक्लाइन क्यों हो रहा है? डाइक्लोनोफेनिक की वजह से हो रहा है, सबसे बड़ा जो वेटनरी ड्रग है ये। दूसरा, फार्मर्स जो है दे ट्रीटेड क्या होता था कि देखो वल्चर जनरली क्या होता है, वो जो डेड एनिमल्स होते हैं उसको फीड करता है, खाता है। ठीक है, और उस पर डिपेंड करता है। तो फार्मर्स जो थे वो जनरली अपनी कैटल को डाइक्लोफेनिक प्रोवाइड करते हैं। उससे क्या होता है कि जब ये उसका जो कैटल मरता है तो ये वल्चर्स फेड ऑन दिस कार्कैसेस। अब उस ड्रग से इनका किडनी फेलियर होता है, जिसके वजह से आज के डेट में एक मैसिव पॉपुलेशन क्रैश देखा गया है। अब इंडिया इस रिगार्ड में क्या कर रहा है ये भी देख लो यार। इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया ने वेटनरी यूज़ इसका बंद कर दिया है डाइक्लोफेनिक का। ठीक है, इंडिया ने कैपिटेटिव ब्रीडिंग प्रोग्राम चालू किया है, सेफ फीडिंग जोन स्टार्ट किया है, यानी वल्चर रेस्टोरेंट जिसको बोलते हैं, रेडियो टैग्स के थ्रू मॉनिटर कर रहे हैं, और लाइव स्टॉक ओनर्स में एक अवेयरनेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई ये डाइक्लोफेनिक देना बंद करो। ठीक है, अब जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ है कि भाई वल्चर इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, ये हमको पता होना चाहिए। एक तरीके से दे आर एक्ट एज अ नेचर सैनिटेशन वर्कर। क्यों? डेड एनिमल के कैरकेसेस को खाते हैं। दे प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज, रिड्यूस फाउल स्मेल, दे हेल्प मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर वल्चर नहीं होंगे तो कैरकेसेस विल रिमेन लॉन्गर इन दी ओपन, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स कैन मल्टीप्लाई, और स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन में इंक्रीज, रेजिंग द रिस्क ऑफ डिसीजेस सच एज रेबीज। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स है। मधुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लोकेशन हमने देखा ही था कि तमिलनाडु में है। ठीक है, और इट्स अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है इट इज़ द इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी लैंडस्केप, कनेक्टेड विद बंदीपुर नेशनल पार्क, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नागरहोर नेशनल पार्क। ठीक है, फॉर्मिंग अ मेजर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। ये तीनों पार्क एंड सेंचुरी कहाँ पे हैं, इसका लोकेशन कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को। ठीक है, बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, वायनाड
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे और नागर होल नेशनल पार्क कहाँ पे, इन तीनों का लोकेशन मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, हमने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी देखी थी। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इंडिया की ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वाइल्ड लाइफ पर रिसर्च करती है और उनके कंजर्वेशन पे काम करती है। कब फाउंड हुई थी? 1883 में फाउंड हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे भैया? मुंबई में हेडक्वार्टर है इनका। It has also played a major role in advancing biodiversity science, conservation policy, environmental education across country. ठीक है, इनका एकमात्र मिशन रहा है टू कंजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी थ्रू रिसर्च, एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस। ठीक है, ये किस किस चीज़ों पे रिसर्च करते हैं? बर्ड्स पे, मैमल्स पे, रेप्टाइल्स पे, मैरीन इकोसिस्टम, वेटलैंड्स, फॉरेस्ट एंड थ्रेटेंड स्पीसीज थ्रू आउट द इंडिया। इनका जो अभी तक का सबसे चर्चित कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स रहा है वो है जिप्स वल्चर, इंडियन स्किमर, फिंस वीवर एंड द ग्रीन एवेदेवत। ठीक है, अलॉन्ग साइड ब्रॉडर लैंडस्केप एंड हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है, इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू बायोडिवर्सिटी मॉनिटरिंग, कोलैबोरेट्स विद गवर्नमेंट एजेंसीज एंड अदर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इट ऑल्सो पब्लिशेस जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, फर्स्ट इश्यूड इन 1886, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रनिंग नेचुरल हिस्ट्री जर्नल। ठीक है, लॉन्गेस्ट नेचुरल हिस्ट्री जर्नल है। एक क्वार्टरली भी ये मैगजीन निकालते हैं जिसका हॉर्नबिल एंड कंडक्ट्स कंजर्वेशन एजुकेशन प्रोग्राम, वर्कशॉप, नेचर कैंप, सिटीजन साइंस इनिशिएटिव्स दैट हेल्प इंक्रीजिंग पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में पता होनी चाहिए। आई गेस वनडे एग्जामिनेशन या कभी कभी यूपीएससी एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये ध्यान रखना भाई। दूसरा ये एडिटोरियल आया है, रिफॉर्म 3.0 टूवर्ड्स द भारत रेट ऑफ ग्रोथ। ये एडिटोरियल एक बार अपने से आप पढ़िएगा, आपकी एक एनालिटिकल अप्रोच में भी हेल्प करेगा। देखा जाए कि इसमें है क्या। इस आर्टिकल की अगर हम बात करें, ये आर्टिकल ये कहना चाहता है कि भाई इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है आज के डेट में, वो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है। इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है आज के डेट में, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के नए फेज़ में जा सके। ठीक है, जिसको हम रिफॉर्म 3.0 कह सकते हैं। ठीक है, किस लिए जा सके? टू अचीव ए सस्टेन्ड हाई ग्रोथ इकोनॉमी। कैसे? वो भी बताया है किस तरीके से कि द फोकस इज ऑन मेकिंग इंडिया ग्लोबली कॉम्पिटिटिव थ्रू रिफॉर्म्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टैक्सेशन, लैंड एंड लेबर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किलिंग। ठीक है, ये जो फेज है भारत रेट ऑफ ग्रोथ रिफर्स टू अचीविंग अ ग्रोथ रेट सूटेड टू इंडियाज ओन। भारत रेट ऑफ ग्रोथ, एक ये फ्रेज यूज किया है जो कि इंडिया को सूट करेगा, इंडिया की जो ग्रोथ रेट है उसको सूट करेगा, डिपेंडिंग अपॉन इट्स डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक पोटेंशियल rather than being limited by the past growth trend. ठीक है, नाउ द मीनिंग ऑफ रिफॉर्म 3.0 क्या है? इंडिया की जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो 3 फेजेस में देखा जाएगा। पहला फेज ऑब्वियसली 1991 में, जहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था। उसके बाद रिफॉर्म्स के बाद से ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आया, एलपीजी रिफॉर्म्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जिसके वजह से इकोनॉमी, भारत की जो इकोनॉमी है, इंडियन जो इकोनॉमी है, उस पर एक तरीके से गवर्नमेंट का कंट्रोल कम करके उसने अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी। दूसरा रिफॉर्म आया 2.0, कब आया? 2015 में आया। कब? जब जीएसटी आया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया, डिजिटल पेमेंट्स आए, डीबीटी आया, स्टार्टअप इकोसिस्टम आया। इसने क्या किया? ये सारे इनिशिएटिव्स जो है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये सारे इनिशिएटिव्स गुड गवर्नेंस से रिलेटेड है। ठीक है, अब जिससे क्या हुआ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुई। तीसरा जो रिफॉर्म की बात में हो रही है, इसमें जो आर्गू किया जा रहा है वो ये है कि आज का ज़माना इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे डिपेंड हो रहा है। ठीक है, एआई आ चुका है, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की बात हो रही है, इंडिया इंडिजनाइज सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप करने की बात कर रहा है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा मैन पावर प्रोवाइड करता है। तो उस मैन पावर जो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है उसको खुद के लिए यूज़ करें, उनको स्किल्ड करके, स्किल्ड वर्कफोर्स, इनोवेशन,
रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। तो आज का जो रिफॉर्म है या जो रिफॉर्म 3.0 है वो इन बेसिस पे होना चाहिए इंडिया में, ठीक है। ये इस आर्टिकल के बारे में, इस आर्टिकल में ये चीज़ दिया है। और वो क्या क्या रिफॉर्म है, वो पहला रिफॉर्म है, सबसे पहला रिफॉर्म जैसे कि हमने बोला इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, वो है प्रमोट एआई एंड डीप टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंडिया का जो बजट आता है, ठीक है, ये आर्ग्यू किया जाता है कि इंडिया का जो बजट है आज के भी डेट में एजुकेशन पे सबसे कम खर्च किया जाता है। कुछ ऐसी स्टेट्स की गवर्नमेंट स्कीम्स है जिसका बजट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एजुकेशन में इंडिया का जो बजट है वो कम है। तो ये कहा गया है कि इंडिया शुड इन्वेस्ट ऑन एआई रिसर्च, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा, आज भी देखा गया है कि इंडिया का जो स्टार्टअप कल्चर है उसमें रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है। और जितने भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं बैरियर है जो शायद गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये इंडियन सिटीजन्स के लिए ये इनिशिएटिव्स लेके आती है, बट बीच में जो कोई एक जो इस ब्रिज को पूरा करने के लिए जो ब्रिज का काम करते हैं, इस गैप को पूरा करने के लिए जो ब्रिज का काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं ब्रिज का काम ना करके एक बैरियर का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसके वजह से देयर इज़ अ नीड टू इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अननेसेसरी लाइसेंस हटाना, कॉम्प्लायंस बर्डन ऑब्वियसली, एंड रेगुलेटरी डिलेज, जिसके वजह से बिजनेस कैन इन्वेस्ट मोर इजीली। लैंड एंड लेबर रिफॉर्म्स, देयर इज़ अ नीड फॉर लैंड एंड लेबर रिफॉर्म्स, यानी लैंड एक्विजिशन ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए, जॉब्स क्रिएट होना चाहिए, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए वाइल प्रोटेक्टिंग वर्कर राइट्स, ठीक है। चौथा, इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब वी शुड इन्वेस्ट इन दो सेक्टर्स या सेगमेंट जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हो, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो और डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड हो, जिसके वजह से जो इंडिया का जो सिटीजन है, इंडिया के जो लोग हैं, वो फ्यूचर इंडस्ट्रीज के लिए प्रिपेयर कर सके खुद को। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथनिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ आवर कंट्री, बूस्टिंग द इनिशिएटिव सच एज मेक इन इंडिया एंड जो PLI स्कीम की मैं बात कर रहा था, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स टू इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा उतना ही हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये इस आर्टिकल में मेंशन है कि इस तरीके से हम रिफॉर्म 3.0 ला सकते हैं। अब देखते हैं इश्यूज क्या क्या है इसमें, किस इश्यूज पे, कुछ इश्यूज पे भी चर्चा कर लेते हैं। पहला, सस्टेनिंग दी हाई ग्रोथ। इंडिया एम्स टू बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी, क्योंकि अभी डेवलपिंग इकोनॉमी है, ओवर द कमिंग डिकेड्स, ठीक है। दिस रिक्वायर्स रिफॉर्म्स ऑब्वियसली जो कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करे, इन्वेस्टमेंट इंप्रूव करे और कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव करे। मतलब इंडिया को एक इन्वेस्टिंग हब माना जाए, दूसरे देश भी इंडिया में इन्वेस्ट करें, एक हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस क्रिएट हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ठीक है, कॉम्प्लाइंसेस और रेगुलेटरी डिलेज कम हो जाए, ठीक है। तभी हम एक सस्टेन हाई, मतलब एक हाई ग्रोथ सस्टेन कर पाएंगे और डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन में कहलाएंगे। दूसरा, टेक्नोलॉजी लीडरशिप की बात हो रही है। आने वाले टाइम में जो फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमी है वो उसको लीड कौन करेगा? जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी, जिसके पास डीप टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होगी। AI, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। चाइना ने अभी तक का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बनाया है, कमेंट में उसका नाम बताइए। पहले वो USA का था, अभी चाइना का है, ठीक है। इंडिया मस्ट बिल्ड डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज इन दीज सेक्टर्स। ये जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, AI है, दिस आर्टिकल आर्ग्यूज दैट इंडिया को अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को इस सेक्टर में बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तीसरा है डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें कि इंडिया में, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि एवरेज एज जो हो चल रही है वो 28 चल रही है, ठीक है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स यंगेस्ट पॉपुलेशन है डेमोग्राफिक डिविडेंड के हिसाब से। अगर उस यंगेस्ट पॉपुलेशन को इफ दे गेट एजुकेशन एंड स्किल, दिस कैन बिकम ए मेजर इकोनॉमिक एडवांटेज। इसलिए आप देखो कि गवर्नमेंट स्किल इंडिया प्रोग्राम, स्किल इनिशिएटिव्स बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। इफ़ नॉट, अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट हुआ और अंडर एम्प्लॉयमेंट में हुआ तो बहुत बड़ा एक मसला बन जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रेगुलेटरी प्रोसेस इजी होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी और जॉब क्रिएट होगा। दूसरा, लास्ट, इनोवेशन लेड ग्रोथ। हम आज के डेट में इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया बीइंग अ कंट्री, इट इज़ ए सर्विस लेड इकोनॉमी, सर्विस लेड इकोनॉमी, ठीक है।
हमें इस सर्विस लेड इकोनॉमी से मूव करना है इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी पे, ठीक है। इनोवेशन ड्रिवन मतलब हमारा आइडिया हम डेवलप करें, हम इनोवेट करें, ठीक है, एंड बाहर से लोग इंडिया में आए वर्क करने, ठीक है, विच विल हेल्प इंडिया अचीव हाई लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ठीक। ये एक तरीके से कुछ मुद्दे हैं जिस पे हमें काम करना चाहिए अगर हमें डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन बनना है। इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं? स्किल गैप बहुत बड़ा है, तभी स्किल इनिशिएटिव्स होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, इसलिए आप देखो इसको सुधार करने की कोशिश की जा रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, जिसकी वजह से अब ये चैलेंज है, ये रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी वाला चैलेंज है। इस वक्त जो ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी चल रही है, क्यों? रशिया यूक्रेन वॉर, ईरान यूएस वॉर, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस इन क्रिटिकल सेक्टर, अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वो फॉरेन कंट्रीज़ पे है, इस वजह से भी अपने आप में चैलेंज है। इंडिया के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है, सजेस्टिव मेजर्स क्या हैं? हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बजट बढ़ाना होगा, एजुकेशन और स्किलिंग बढ़ानी होगी। ऑब्वियसली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो तो हमें रेगुलेशंस को ईजी करना पड़ेगा। हमारा जो सबसे कोर पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होगी। एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना होगा और पब्लिक प्राइवेट पीपीपी मॉडल्स को बढ़ाना होगा, ठीक है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी इस आर्टिकल के थ्रू। अब वापस से अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ते हो तो आपको एक बेहतर वे में समझ में आएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। दूसरा ये जो आर्टिकल एक मिस्टीरियस लिंचुन इन दाचिगाम, ठीक है। ये आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड, बहुत इसमें जो एग्ज़ाम रिलेटेड चीज़ें हैं उसको अपन देखते हैं कि ये आर्टिकल जो है ये प्राइवेट लंच मीटिंग होस्टेड बाय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एट दाचिगाम नियर श्रीनगर, जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के काफ़ी पॉलिटिकल लीडर जुड़े थे। एक प्राइवेट सोशल इवेंट था। ये एक तरीके से अटेंशन क्यों अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसमें जो डिस्कशन है वो पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग दी पॉसिबिलिटी ऑफ रीस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड एंड अपकमिंग इलेक्शन, इस तरीके का डिस्कशन हुआ है। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो दाचिगाम नेशनल पार्क है, जिसका लोकेशन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है। क्यों है फेमस है? ये इसलिए फेमस है कि हंगुल यानी कश्मीर स्टैग का ये एक नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है। इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करना वो ये चीज़ है, हंगुल का दाचिगाम नेशनल पार्क नेचुरल हैबिटेट है श्रीनगर में, ठीक है। साइंटिफिक नेम सर्विस हैंगलू, हैंगलू उसका नाम है साइंटिफिक नेम। आईयूसीएन स्टेटस क्या है? ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, हाईली थ्रेटेड। और इंडिया का मोस्ट इंडेंजर्ड डियर स्पीसीज है क्या? हांगुल, ठीक। और ये जो है जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल भी है, दाचिगाम नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। मीटिंग का पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का रिस्टोरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। बट इस आर्टिकल में ऐसा और भी कुछ चीज़ें नहीं, जैसा कि मैंने मेंशन किया है, ठीक है। हम जो स्टेटहुड की बात हो रही है उसको थोड़ा एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा हम चले जाते हैं उसके बैकएंड में देख लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है, जिसको वो 2 यूनियन टेरिटरीज कश्मीर इंटू 2 यूनियन टेरिटरीज, जम्मू कश्मीर विद लेजिस्लेचर, लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर में लेके आता है। दिस फॉलो चेंज रिलेटेड टू आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A, ठीक है, इसमें चेंज हुआ, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में 2 यूनियन टेरिटरी बने, एक लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर बना, एक जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर बना। आर्टिकल 370 और 335A में भी चेंजेस आया। स्टेटहुड किसको कहते हैं भाई? स्टेटहुड उसको कहते हैं क्योंकि स्टेटहुड, अगर स्टेट अब कोई जगह यूनियन टेरिटरी नहीं, अगर स्टेट है तो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ज़्यादा है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज ऑब्वियसली, यूनियन टेरिटरी इनडायरेक्टली सेंटर देखता है। फॉर एग्जांपल, स्टेट के पास खुद की इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, ग्रेटर लेजिस्लेटिव पावर होगी, एंड दे हैव वाइडर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होगी, ठीक है, जिसमें क्योंकि हम बीइंग अ कंट्री फेडरलिज्म पर डिपेंड होते हैं और फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं, जो फिलॉसफी है फेडरलिज्म की, और आज के डेट में हम कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड चाहिए, क्योंकि भाई सेंटर का उतना इंटरवेंशन नहीं हो पाएगा। अभी यूनियन टेरिटरी है तो सेंटर का बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन है, ठीक है।
ये चीज़ें थी। दूसरा आर्टिकल है कि भाई राइज इन फूड पॉइजनिंग केसेस हाईलाइट्स लैप्सेस इन फूड सेफ्टी। भाई फूड पॉइजनिंग का केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इंडिया में, जिसकी वजह से ये आइडेंटिफाई होता है कि इंडिया के जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उसमें लीकेजेस हैं, इंस्पेक्शन इन्फोर्समेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। इट ऑल्सो डिस्कसेस द फूड सेफ्टी इंडेक्स विच मेजर्स हाउ इफेक्टिवली स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इंप्लीमेंट फूड सेफ्टी रेगुलेशन। ठीक है। इंडिया के पास फूड सेफ्टी लॉ है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अपने आप में एक अनइवन प्रैक्टिस है अक्रॉस द स्टेट। ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, कब इस्टेब्लिश हुई थी? 2006 में इस्टेब्लिश हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। ठीक है। और फूड सेफ्टी इंडेक्स की अगर हम बात करें स्टेट और यूनियन टेरिटरी के, इट इज़ बेस्ड ऑन फूड सेफ्टी इंडेक्स स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का, इट इज़ बेस्ड ऑन इन्फोर्समेंट, लाइसेंसिंग, फूड टेस्टिंग, सर्विलांस, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। ये सारे फैक्टर्स के बेसिस पे फूड सेफ्टी इंडेक्स बनता है किसी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी का। अगर किसी का स्कोर हाई होता है, जिसका भी इसमें फूड सेफ्टी इंडेक्स में स्कोर हाई होता है, उसका मतलब ये होता है कि भाई उन्होंने फूड सेफ्टी मेजर्स को बहुत ही स्ट्रांगली इंप्लीमेंट कराया है। ठीक है। सो फूड सेफ्टी इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द इन्फोर्समेंट, किस लेवल का इन्फोर्समेंट है, कितना लाइसेंस, फसाई में जो लाइसेंस यूज़ होता है वो, फूड की टेस्टिंग में जो रिजल्ट आएगा, सर्विलांस, कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर को कितना अवेयरनेस आपने दिया है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में, एंड देन ट्रेनिंग। इस बेसिस पे स्कोर जुड़ता है। ठीक है। तो भाई जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है वो एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स नहीं है, वो कहीं ना कहीं फूड हमारे कंट्री में हेल्थ से जुड़ा हुआ है। भाई बहुत भारी मात्रा में लोगों की हेल्थ डिपेंड करती है उस पर। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये, और इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन अगर होता है, रोबस्ट सर्विलांस होता है, अवेयरनेस होता है, तो ये एक कहीं ना कहीं फूड बॉर्न जो इलनेस है उसको कम करेगा, और जो ओवरऑल आउटकम्स होगा हेल्थ की इम्प्रूवमेंट में उसको बढ़ाएगा। इस आर्टिकल में यही था। देखो आज के आर्टिकल में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी नहीं थी, जो चीज़ें थी वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक आर्टिकल आया है कि डीले इन इंडिया यूएस ट्रेड डील। क्या है भाई ये डीले? कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होने वाले थे इंडिया और यूएस में, हम सबको पता है। उस एग्रीमेंट क्यों डीले है? क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच में अभी भी डिफरेंसेस है कुछ चीज़ों को लेकर। किसको लेकर? एग्रीकल्चर को लेकर। ठीक है। मतलब कि इंडिया यूएस जो है शायद इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे और एक्सेस चाहता है। टैरिफ्स को लेकर है। ऑब्वियसली यूएस इंडिया के मार्केट एक्सेस ज़्यादा चाहता है। ठीक है। यूएस इन्वेस्टिगेशंस इनटू इंडिया ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड इंडियाज इंपोर्ट ऑफ रशिया ऑयल। इंडिया इंपोर्टिंग रशिया ऑयल। आज के डेट में भी आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि वॉर की वजह से जो रशिया को ऑयल की क्राइसिस हुई है, रशिया इज सीकिंग हेल्प फ्रॉम इंडिया टू बाय ऑयल। तो ये भी एक चक्कर है जो यूएस के लिए एक मसले का कारण है। ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से थोड़ा सा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट डिले हो रहा है। अब बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है? बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट एक तरीके से दो कंट्री के बीच में एक एग्रीमेंट होता है टू फैसिलिटेट ट्रेड। ठीक है। जिससे कि ट्रेड आसान हो सके। उसमें क्या होगा कि भाई इम्पोर्ट ड्यूटी है वो कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट बढ़ाया जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और मार्केट एक्सेस बढ़ेगा। ये चीज़ डिले क्यों हो रही है? वो डिले इसलिए हो रही है क्योंकि यूएस पहला एग्रीकल्चर वाला जो सेक्टर है, यूएस को चाहिए इंडिया का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसमें ज़्यादा एक्सेस चाहिए। लेकिन इंडिया क्यों मना कर रही है? क्योंकि भाई उसका रीज़न ये है कि इंडिया ही मोस्टली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, भाई इंडिया के लोग ही। तो अगर वो इंपोर्ट कम करने लगेगा उस फार्मर इनकम पे असर हो जाएगा। मतलब अगर वो जो इंपोर्ट है एग्रीकल्चर का, उसका जो इंपोर्ट ड्यूटी अगर घटाएगा, कम होगा, तो फार्मर के इनकम पे असर आएगा। ठीक है। तो अगर हम इसको लिंक करें तो इसको हम लिंक कैसे कर सकते हैं? बैलेंसिंग ट्रेड लिबरलाइजेशन विद फार्मर्स वेलफेयर। इसको हम ऐसे लिंक कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ हमें आर्टिकल पढ़ते हुए देखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ एक टैक्स इम्पोज किया जाता है इंपोर्टेड गुड्स पे। ठीक है। अब सपोज एन इम्पोर्टेड मोबाइल फ़ोन कॉस्ट 10,000 रुपीज़। 10,000 का मोबाइल है। ठीक है। इंपोर्ट किया हमने 10,000 में। इंडिया इम्पोजेस 10% टैरिफ।
तो जो इंपोर्ट करेगा इट पेज 1000 एज टैक्स, तो फाइनल प्राइस कितनी बनी 11,000 की। कंट्रीज, जितनी जो कंट्रीज हैं वो दे ऑफन नेगोशिएट ऑन दिस टू रिड्यूस सच टैरिफ। जैसे अगर मान लो आईफोन इंडिया इंपोर्ट कर रहा है 1 लाख रुपए में, लेकिन उसका रीज़न वही है ना कि भाई आप यूएस में देखो वही सेम फ़ोन जो है यूएस में आपको सस्ता मिलेगा आईफोन, इंडिया में आपको महंगा मिलता है। रीज़न टैरिफ। ठीक है। मार्केट एक्सेस की बात करें, बोथ कंट्रीज वांट ईजियर एक्सेस टू ईच अदर मार्केट्स। जैसे कि अगर इंडिया की बात करें उसको टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स एंड सर्विसेज में चाहिए, यूएस की बात करें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में चाहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बॉटलनेक जैसा क्रिएट कर रहा है जहाँ पे ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने में दिक्कत आ रही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है भाई यूएस के लिए कि इंडिया रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है और इंडिया का जो परचेज है रशिया से क्रूड ऑयल के डिस्काउंटेड प्राइस में, ये यूएस को परेशान किया जा रहा है। ठीक है। तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या है कि इंडिया पोजीशन इज बेस्ड ऑन एनर्जी सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट और एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया इसको देख रहा है। ठीक है। यूएस ट्रेड इन्वेस्टिगेशन क्या है कि यूएस ने एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है फॉर सम इंडियन ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब ये इन्वेस्टिगेशन विल क्रिएट अनसर्टेनिटी एंड स्लो नेगोशिएशन अंटिल द इशू इज रिजॉल्व। यूएस को ऐसा लगता है कुछ ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं इंडिया के जहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज है। ठीक है। तो जिसके वजह से भी जो फाइनल एग्रीमेंट है वो साइन होने में डिले हो रहा है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑब्वियसली अगर ये एग्रीमेंट होता है, ट्रेड हो दोनों कंट्री में होता है, तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, यूएस मार्केट का एक्सेस बढ़ेगा, जॉब क्रिएट होगी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा। अगर हम वही यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई यूएस के लिए इंडिया का जो मार्केट है वो सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, उसका भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंडो पैसिफिक रीजन पे इकोनॉमिक पार्टनरशिप बढ़ेगी। ठीक है। ये इस वजह से ये एग्रीमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कैच पॉइंट है कि यार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट डिफरेंस क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में का ब्रॉडर स्कोप है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कैन बी नैरोअर और फेस्ड, मतलब कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स को लेकर है। इट यूजुअली रिमूव और ग्रेटली रिड्यूस टैरिफ्स ऑन मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, और ये सिलेक्टेड सेक्टर्स पे होता है, मे नॉट एलिमिनेट ऑल टैरिफ्स। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। लेकिन जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है इट कैन इवॉल्व इनटू मोर कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ओवर टाइम। ठीक है। अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो ट्रेड एग्रीमेंट वाली जो डील होती है इसको अगर हम देखें तो इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं कि पहला बैलेंसिंग द ट्रेड एंड डोमेस्टिक इंटरेस्ट। जैसा कि यूएस का जो इंटरेस्ट है इंडिया में के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, इंडिया में एक तरीके से इंडिया का जो सिटीज़न है वो ऑलरेडी इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। तो अगर टैरिफ कम होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे तो जाहिर सी बात है फार्मर की इनकम भी कम हो जाएगी। ठीक है। तो ट्रेड एग्रीमेंट शुड ऑलवेज इंक्रीज ट्रेड वाइल प्रोटेक्टिंग द सेंसिटिव सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर। ये एक स्टैंड होना चाहिए कि भाई ट्रेड प्रैक्टिसेस को बढ़ावा ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है अपने अपने कंट्री का वो बहुत ही सेंसिटिव सेक्टर है, उसको बचाना चाहिए। इंडिया और यूएस के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होनी चाहिए, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है भी किसके सेक्टर में? डिफेंस, टेक्नोलॉजी, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी एंड ट्रेड। किसी भी तरीके का इकोनॉमिक डिसएग्रीमेंट इंडिया और यूएस के बीच का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको वीक नहीं करता है। ये भी एक समझने वाली बात है। तीसरा, एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया जो जाहिर सी बात है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए रशियन ऑयल खरीद रहा है। इट रिफ्लेक्ट्स इंडिया इंश्योर करना चाहता है कि उसके कंट्री में एक अफोर्डेबल एनर्जी सप्लाई हो। ठीक है। लेकिन साथ ही साथ एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक चीज़ हाईलाइट होती है कि इकोनॉमिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी एक समझने वाली बात है। अब रूल बेस्ड ट्रेड क्या होता है? ट्रेड नेगोशिएशन इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व स्टैंडर्ड रेगुलेशन, मार्केट एक्सेस, सप्लाई चेन्स रेदर देन ओनली टैरिफ्स। ये एक तरीके से रूल बेस्ड टैरिफ्स में ये चीज़ें आती हैं। नाउ दूसरी चीज़ क्या है भाई? चैलेंजेस में अगर हम देखें तो चैलेंजेस क्या है? अभी क्या है कि भाई एग्रीकल्चर जो है सेंसिटिव पार्ट है। ठीक है, इसलिए
ये चैलेंज है आपस में। टैरिफ डिस्प्यूट्स वो भी एक चैलेंज है। दोनों कंट्रियों के बीच में रेगुलेटरी बैरियर्स काफ़ी है। जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस तो है ही। इंडिया रशिया का दोस्त है और रशिया यूएसए का दोस्त नहीं है, ठीक है। डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर ऑन बोथ द कंट्रीज, ये एक अपने आप में चैलेंजेस हैं। तो अभी ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट फैसिलिटेट हो, उसके लिए हमारे पास रास्ते क्या क्या हैं? जाहिर सी बात है, जियोपॉलिटिकल लेवल पे डायलॉग्स, पटिशंस, रिक्वेस्ट, नेगोशिएशंस ही एक तरीके का वे फॉरवर्ड होता है, ठीक है। दूसरा, हमें अपनी ट्रेड को तो बढ़ाना है लेकिन वल्नरेबल सेक्टर को भी प्रोटेक्ट करना है। तीसरा, हमारा जो सप्लाई चेन है उसमें उसको डाइवर्सिफाई करना है, और भी सेक्टर्स में जाना है। और ये जो एग्रीमेंट है वो सिर्फ ट्रेड और इकोनॉमिक चीज़ों के लिए नहीं होते, वो एक तरीके से ट्रस्ट भी डेवलप करते हैं दोनों देशों के बीच में। तो इस एग्रीमेंट के थ्रू ये ध्यान देना चाहिए कि भाई दोनों नेशंस के बीच में ट्रस्ट भी डेवलप हो फॉर देयर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। एक आर्टिकल ये है कि व्हाट इंडियाज 12th ऑपरेशनली डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड्स रियली मीन, ठीक है। ये जो आर्टिकल, इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि एक रिसेंट रिपोर्ट आई है, कहाँ से आई है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट निकाली है। उस रिपोर्ट ने ये कहा है कि इंडिया हैज़ अराउंड 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, ऑफ विच अबाउट 12 आर ऑपरेशनली डिप्लॉयड। इंडिया के पास न्यूक्लियर वॉरहेड टोटल 180 है, जिसमें 12 ऑपरेशनली काम कर रहा है भाई। Operationally deployed means and clarifies that it does not mean India is preparing for war. ये भी clarify किया। Instead, it reflects the readiness of small part of India's nuclear deterrent. मतलब 180 में से अगर 12 इंडिया के ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, ठीक है, ऑपरेशनली डिप्लॉयड, इसका मतलब ये है कि भाई इंडिया वॉर करने की प्रिपरेशन नहीं कर रहा, बट इंडिया रेडी है किसी भी तरीके के सडन एस्केलेशन के लिए, ठीक है। अब न्यूक्लियर वॉरहेड ऑब्वियसली क्या होता है? एक्सप्लोजिव पार्ट ऑफ मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर वेपन रखता है, ठीक है। मिसाइल जो डिलीवरी व्हीकल है, वॉरहेड यानी पेलोड इनसाइड है। अब ऑपरेशनली डिप्लॉयड का मतलब जाहिर सी बात है, रेडी टू यूज, ऑथराइज्ड, डिलीवरी सिस्टम से इंटीग्रेटेड है, ठीक है, अवेलेबल फॉर इमीडिएट डिटरेंस, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ डिटरेंस का मतलब यह है कि भाई उसका कहने का मतलब ये है कि अगर सिंपल भाषा में देखें, जो कि मैंने इसमें मेंशन भी किया है, कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग लॉक है, सर्विलांस सिस्टम है, ठीक है, तो आप भाई चोरी होने से, चीज़ों चोरी ना हो इसके लिए प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड से चोरी ना हो इसके लिए प्रिपेयर्ड हो। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपको चोर से लड़ना नहीं है, बस आप उसको डिस्करेज कर रहे हो चोरी करने से, ठीक है। सिमिलरली कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन होते हैं सो दैट नो एडवर्सरी डेयर्स टू लॉन्च ए न्यूक्लियर अटैक। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर डिटरेंस, ठीक है। ये मतलब होता है। इंडिया की अगर न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को पढ़ो तो इंडिया क्या फॉलो करता है? क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पॉलिसी। इसका मतलब होता है ओनली द मिनिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स आर नेसेसरी टू डिटर न्यूक्लियर अटैक्स। द ऑब्जेक्टिव इज सिक्योरिटी, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव इज सिक्योरिटी। बहुत ही जनरल चीज़ें हैं, बहुत ही इजी वे में आप समझो, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। जो सब थोड़ा बहुत देखने के लिए कभी कभी एग्जाम में या कहीं कहीं सडन पूछ लेता है, वो ये है कि भाई स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है? 1966 में स्टैब्लिश हुआ। स्टॉकहोम स्वीडन में है इसका हेडक्वार्टर। क्या स्टडी करता है? इट स्टडी ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर को स्टडी करता है, आर्म्स के ट्रांसफ़र को ट्रैक करता है। इट ऑल्सो पब्लिशेज द एनुअल एस्टिमेट्स ऑन न्यूक्लियर आर्सेनल्स, ठीक है। द रिसर्च इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, दे रिसर्च इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक। अब न्यूक्लियर डिटरेंस की अगर हम बात करें कि ऑब्वियसली इंडिया के पास न्यूक्लियर क्यों? क्योंकि वो इंडिया इज का जो न्यूक्लियर वेपन है उसका प्राइमरी इंटेंट क्या है? टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट, नॉट टू वेज वॉर। स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, कि भाई किसी भी देश को पता है कि इंडिया इज़ ए न्यूक्लियर कंट्री, तो भाई वो अपनी औकात में रहे, अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, ठीक है। तीसरा, इंडिया प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट। कैसे? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इंडिया की क्रेडिबल मीन डिटरेंस फॉलो करता है, एंड देयर
is a strong command and control system as well. What is the importance of second strike capability? ठीक है, इसका मतलब ये है कि maintaining survival forces, particularly sea-based assets, enhances deterrence because an adversary cannot certain or eliminate India's ability to retaliate. ठीक है, ये आपको समझना है. अगर हम चैलेंज की बात करें तो इंडिया के पास क्या चैलेंज है इस समय? इंडिया के पास जो चैलेंज है वो ये है कि न्यूक्लियर रीजनल न्यूक्लियर कंपटीशन है ही. जितनी भी टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स एंड मिसाइल्स डिफेंस, वो भी एक इंडिया के लिए चैलेंज है. ऑल्सो ये जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उसको सिक्योर करना, स्ट्रांगली सिक्योर करना भी एक चैलेंज है. ठीक है, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड एक तरीके से स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिक डिटरेंस, रोबस्ट कमांड एंड कंट्रोल, engaging global non-proliferation and confidence building efforts while safeguarding the national security. ठीक है भाई, जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियर हमारे अपने पास है अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, ना कि किसी तरीके का वॉर इनिशिएट करने के लिए. ठीक है, लास्ट आर्टिकल है कि वेस्ट बंगाल ने प्रिवेंटिव डिटेंशन लीगल कर्व्स बिल को पास किया है. आइए समझते हैं कि ये क्या है. वेस्ट बंगाल असेंबली ने वेस्ट बंगाल पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी बिल 2025 को पास किया है. वेस्ट बंगाल पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी बिल को पास किया है. ठीक है, अब ये बिल क्या करता है? दिस बिल एम्पावर्स द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किस लिए? टू डिटेन अ पर्सन विदाउट ए ट्रायल फॉर अप टू 1 year टू प्रिवेंट एक्टिविटीज कंसिडर्ड हार्मफुल टू पब्लिक ऑर्डर. प्रिवेंटिव डिटेंशन का पार्ट है. वेस्ट बंगाल ने अभी क्या किया है कि ये बिल निकाला है, पब्लिक ऑर्डर सेफ्टी बिल. इसमें क्या है कि गवर्नमेंट को एम्पावर करता है. किस लिए करता है कि भाई बिना किसी ट्रायल के आप किसी भी इंसान को 1 साल के लिए जेल में बंद कर सकते हो अगर आपको लगता है कि ये आदमी हुदंग मचाएगा. कॉन्फिस्केट प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट इज लिंक टू ऑर्गेनाइज क्राइम और एंटी सोशल एक्टिविटीज. ठीक है, create a legal framework similar to preventive detention laws already existing in some other state. ठीक है, it also empowered the state government to create a legal framework similar to preventive detention laws already existing in some states. The bill has bill obviously एक डिबेट का बात बनेगा, बैलेंस बिटवीन पब्लिक सिक्योरिटी एंड फंडामेंटल राइट्स. अब समझते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, डिटेनिंग अ पर्सन टू प्रिवेंट पॉसिबल फ्यूचर ऑफेंस, नॉट टू पनिश ए पास्ट ऑफेंस. ठीक है, डिफरेंस क्या है नॉर्मल डिटेंशन, नॉर्मल अरेस्ट और प्रिवेंटिव डिटेंशन में? नॉर्मल अरेस्ट में क्या है कि आदमी ने भाई क्राइम कमिट कर दिया है, पनिशमेंट वो एक तरीके का पनिशमेंट का काम करता है फॉर एन ऑफेंस, और क्रिमिनल ट्रायल फॉलो होता है. प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि पर्सन को डिटेन किया गया है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये फ्यूचर में कुछ बवाल मचाएगा. ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एंटिसिपेटेड हार्मफुल एक्टिविटी. ठीक है, अगर स्टेट ने एंटिसिपेट किया है कि ये एक तरीके से डिस्टर्बिंग एलिमेंट है तो उसको पकड़ के बंद कर दो. Therefore, the detention is preventive, which is subject to legal safeguard. गवर्नमेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों यूज़ करती है? जनरली इसलिए यूज़ किया जाता है टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, ऑर्गेनाइज क्राइम, कम्युनल वायलेंस, स्मगलिंग, एक्टिविटीज दैट इज थ्रेटनिंग टू पब्लिक ऑर्डर. अब ये कंट्रोवर्शियल क्यों है? कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि इस बिल को कहा जा रहा है इट इज डेफिनेशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी. ठीक है, जो एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल में डाला गया है उसके डेफिनेशन को ब्रॉड किया जाए. ऑल्सो ये जो पावर स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगी इट कैन बी मिसयूज्ड इफ नॉट एक्सरसाइज्ड विथ सेफगार्ड, मतलब कुछ लीगल सेफगार्ड भी मिलना चाहिए. तीसरा, ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ये डायरेक्टली इंडिविजुअल की लिबर्टी को अफेक्ट करता है. ये इन 3 पॉइंट्स पे आर्ग्यू किया जा रहा है. सपोर्टर क्या कहते हैं? सपोर्टर ये कहते हैं कि भाई इस बिल से अथॉरिटी को पावर मिलती है कि वो वायलेंस होने के पहले एक्ट कर सके और ये लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रेंथन करता है. तो अगर हम यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो हमें दोनों साइड को समझना होगा, ना कि किसी एक साइड का साथ देना होगा. ठीक है, दोनों के अपने अपने पॉजिटिव्स हैं, दोनों के अपने अपने नेगेटिव्स हैं. कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 21 ये कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी except according to the procedure established by law. This means even preventive detention must follow a valid legal procedure. ठीक है,
वहीं आर्टिकल 22 प्रोवाइड सेफगार्ड्स फॉर अरेस्टेड एंड डिटेन पर्सन, ठीक है। इट स्पेसिफिकली परमिट्स प्रिवेंटिव डिटेंशन वाइल लेइंग डाउन सर्टेन प्रोसीजरल प्रोटेक्शन। तो सेफगार्ड क्या क्या इंक्लूड है भाई इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन में, आर्टिकल के थ्रू देखते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, भाई अगर आपने डिटेन किया तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा किस ग्राउंड पर डिटेन किया है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन, एक अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा अपना रिप्रेजेंटेटिव के लिए। एंड इट शुड बी रिव्यू बाय एन एडवाइजरी बोर्ड विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम। ये सेफगार्ड्स प्रोवाइड किया है आर्टिकल 22 में। अब ये एडवाइजरी बोर्ड कौन सी होगी, ठीक है, जो इस डिटेंशन को रिव्यू करेगी। एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जो कि उसमें हाई कोर्ट के से लोग होंगे, ठीक है। वो एग्जामिन करेंगे वेदर देयर इज अ सफिशिएंट कॉज फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन और नॉट। इट विल एक्ट एज अ चेक ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन, ठीक है। ये एक तरीके से सेफगार्ड प्रोवाइड हुआ है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर क्या कहता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात होती है तो वो इट विल अफेक्ट्स अ फ्यू इंडिविजुअल। एग्जांपल, दो नेबर्स लड़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात है। पब्लिक ऑर्डर है अगर अगर पब्लिक ऑर्डर तो पूरी कम्युनिटी को अफेक्ट करेगा और पब्लिक एट अ लार्ज। एग्जांपल, लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस डिस्टरप्टिंग नॉर्मल लाइफ। तो एवरी पब्लिक ऑर्डर इशू, कोई भी पब्लिक ऑर्डर इशू होता है, इट विल अफेक्ट्स द लॉ एंड ऑर्डर, बट नॉट एवरी लॉ एंड ऑर्डर इशू बिकम्स अ पब्लिक ऑर्डर इशू। ये समझने वाली बात है। पब्लिक ऑर्डर जब भी इशू होता है वो लार्ज सेगमेंट ऑफ पीपल के लिए होता है, अफेक्ट होता है। लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तो कुछ इस रिस्पेक्टिव लोगों के लिए होता है, ठीक है। तो जितना भी एक तरीके से पब्लिक ऑर्डर है, एवरी पब्लिक ऑर्डर इशू विल अफेक्ट द लॉ एंड ऑर्डर, बट नॉट एवरी लॉ एंड ऑर्डर इशू विल बिकम ए पब्लिक ऑर्डर इशू, ठीक है। ये समझने वाली बात है। अब ये जो आर्गुमेंट हुआ है फॉर एंड अगेंस्ट में, इसमें जो मुद्दा है वो ये है पब्लिक सिक्योरिटी वर्सेस इंडिविजुअल लिबर्टी को समझते हैं। यहाँ पे जो कोर कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी है या बैलेंस है उसको चैलेंज होता है। जैसे पब्लिक सेफ्टी और फंडामेंटल राइट में एक आर्गुमेंट होता है। प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव जस्टिस। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या करता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक तरीके से एक किसी भी एंटिसिपेटेड थ्रेट को रोकने के लिए होता है, अनलाइक ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ विच पनिशेस ऑफेंसेस आफ्टर दे आर कमिटेड। ये डिफरेंस है। फेडरलिज्म, पब्लिक ऑर्डर पुलिस, फेडरलिज्म की बात करें तो पब्लिक ऑर्डर पुलिस जो है वो स्टेट मैटर का सब्जेक्ट है, ठीक है, 7 शेड्यूल के हिसाब से। देयरफॉर स्टेट कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू पब्लिक ऑर्डर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन, ठीक। दूसरा, जुडिशियल ओवरसाइट। कोर्ट, जुडिशियल ओवरसाइट का मतलब है कि इस केस में, प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में, कोर्ट्स कैन एग्जामिन कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है और डिटेंशन ऑर्डर है, इट शुड कंप्लाई विद कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन बहुत लोग इस चीज़ को सही भी मान रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि भाई ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने में मदद करेगा। और जो गवर्नमेंट के और मतलब जो पुलिस है या एजेंसीज हैं उनको एक्शन लेने में मतलब मदद करेगा कि दे कैन टेक क्विक एक्शंस एंड इट विल आल्सो स्ट्रेंथन द पब्लिक सेफ्टी। बट कंसर्न क्या है, जाहिर सी बात है, इंसान का दुश्मन है, पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज, ठीक है। आर्बिट्रेरी मतलब कि जो ब्रॉड डेफिनेशन, इट में लीड टू आर्बिट्रेरी डिटेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट, सिविल लाइबिलिटीज पे खतरा है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। देयर इज अ नीड फॉर स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल सेफगार्ड एंड जुडिशियल स्क्रूटनी, ठीक है। ये बहुत ही एक मैटर ऑफ कंसर्न है क्योंकि उसमें जुडिशियल स्क्रूटनी होनी बहुत ज़रूरी है और एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल सेफगार्ड ज़रूर होना चाहिए ताकि किसी गवर्नमेंट किसी को इस लॉ का मिसयूज़ ना करे। अभी जो सजेस्टिव मेजर है वो ये है कि एक लीगल सेफगार्ड डेफिनेशन होना चाहिए। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट एडरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, independent review through advisory boards, and there should also be a judicial oversight to prevent misuse। ये एक वे फॉरवर्ड है इस केस में, ठीक है। लास्ट प्रीलिम स्पेसिफिक पीआईबी में देखा गया है कि सुमन रोड मैप 2030 स्ट्रेंथनिंग मैटरनल एंड न्यूबॉर्न हेल्थ केयर।
न्यूज़ में क्यों है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने सुमन रोड मैप 2030 को लॉन्च किया है, अ नेशनल स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव मैटरनल एंड न्यूबॉर्न हेल्थ केयर एंड हेल्प इंडिया अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिलेटेड टू मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ बाय 2030। ये जो रोड मैप इट फोकस बेसिकली स्पेशली इन डिस्ट्रिक्ट विथ हाई मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी। ठीक है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, दिस इज सुमन। ठीक है, इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव दैट सीक्स टू इंश्योर सेफ प्रेगनेंसी, safe institutional delivery, free and respectful maternity care and quality newborn health care। ठीक, अब इसका मतलब है कि भाई मान लो 2 विलेज है, जाहिर सी बात है 2 विलेज में एक में फैसिलिटी अच्छी है, ठीक है, हेल्थ केयर या प्रेग्नेंट वुमेन का टेक केयर करने के लिए, जो न्यूबॉर्न चाइल्ड है उसको टेक केयर करने के लिए, ठीक है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एम्बुलेंस फैसिलिटी अच्छी है, लेकिन वहीं दूसरा विलेज है वहाँ पे नहीं है, तो ये स्कीम उस दूसरे विलेज में जाएगी ताकि वो उसको पहले वाले विलेज की तरह बना सके। ठीक है, व्हाट इज RMN-CHA+N? इट इज बेस्ड ऑन दिस फ्रेमवर्क। व्हाट इज दिस फ्रेमवर्क? इट अडॉप्ट्स अ लाइफ साइकिल अप्रोच। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, R से रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, M से मैटरनल हेल्थ हो गया, न्यूबॉर्न हेल्थ N से हो गया, चाइल्ड हेल्थ C से, H से एडोलेसेंट हेल्थ या और न्यूट्रिशन भी है। दिस इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ केयर फॉर प्री प्रेगनेंसी टू चाइल्डहुड, प्री प्रेगनेंसी से चाइल्डहुड। ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या है? इट फोकसेस ऑन हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। ठीक है, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज पे फोकस करता है। मॉनिटर, तो जो रोड मैप है वो क्या मॉनिटर करेगा? एंटीनेटल केयर, थर्ड ट्राइसेमेस्टर, लेबर और पोस्टनेटल पीरियड। This process will help to detect the complications early and improve outcomes। टारगेट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर यूपीएससी खेल कर देता है। टारगेट डिस्ट्रिक्ट क्या है कि ये जो स्पेशल इंटरवेंशन है ये 130 डिस्ट्रिक्ट में चलेगा। 13 हाई फोकस स्टेट्स, 13 स्टेट और 130 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब स्ट्रेंथनिंग द कम्युनिटी हेल्थ केयर, अब ये रोड मैप क्या क्या इंक्लूड करता है? अर्ली रजिस्ट्रेशन है, कंप्लीट एंटीनेटल केयर है, न्यूट्रिशन काउंसलिंग, बर्थ प्रिवेंशन, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इट प्रपोजेस बर्थ वेटिंग होम्स, मैटरनिटी चाइल्ड हेल्थ विंग्स, ऑब्स्टेट्रिक हाई डिपेंडेंसी यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, देन देर इज़ यूज़ ऑफ ए डिजिटल टेक्नोलॉजी, आज के डेट में बहुत ज़रूरी, AI इनेबल्ड लेबर रूम्स, जननी पोर्टल फॉर डिजिटल मॉनिटरिंग, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव प्लानिंग, सुमन कॉल सेंटर फॉर ग्रीवियांस रेडर्सल। ये सारी चीज़ें इस इनिशिएटिव ने प्रपोज की है। जो टारगेट है, किस टारगेट को अचीव करने के लिए, ये जो सारे प्रोसेस है, ये जो फ्रेमवर्क हैं, इसको अगर हम अपनाते हैं तो इन टारगेट्स को हमें अचीव करना है। क्या है भाई? रिड्यूसिंग द मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट बिलो 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ बाय 2030, ये हमारा टारगेट है। रिड्यूस NMR एंड IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना, टू अचीव यूनिवर्सल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न हेल्थ केयर। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। तो आज के न्यूज़ में, आज के आर्टिकल्स में, दीज वर द न्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थी, उसको मैंने कोशिश की है सिंप्लीफाई करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको मदद मिली होगी। प्लीज़ कोई भी क्वारी हो, कोई भी इशू हो, कमेंट सेक्शन में उसे पूछें और मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको आप रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, हमारा एग्ज़ाम मिनिस्ट्री का जो टेलीग्राम चैनल है उसके थ्रू आप ये PDF पा सकते हैं, प्लीज़ ज्वाइन करिए उसको। एंड साथ ही साथ जो बच्चे UPSC 2027 की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, एग्ज़ाम मिनिस्ट्री बहुत ही सीरियसली एंड डेडिकेटेड वे में उन बच्चों के साथ लगा हुआ है। हमारे द्रोणा एक्स के इनिशिएटिव के थ्रू, जो कि ईयर लॉन्ग मेंटरशिप प्रोग्राम है। जब हम कहते हैं 1-to-1 मेंटरशिप, दैट इज़ 1-to-1 मेंटरशिप। हमने कुछ डिटेल ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड इवैल्यूएशन पैरामीटर्स बनाए हैं जिसकी वजह से आपको प्रीलिम्स और मेंस में बहुत हेल्प मिलेगी इम्प्रूव होने में, क्वेश्चन सॉल्विंग में, आंसर आर्टिकुलेशन में। और उसमें कुछ नियर अबाउट 100+ टेस्ट हैं और हर टेस्ट के बाद आपको एक 1-on-1 सेशन होगा, मेंटरशिप सेशन मिलेगी। तो आप ये देखो कि एक तरीके से 100+ आपको मेंटरशिप सेशन भी है हर एक इंडिविजुअल को। ठीक है, एक पूरी की पूरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस है
हमारे वेबसाइट पे जाइए, उस प्रोग्राम को चेकआउट कीजिए एंड डू जॉइन दैट प्रोग्राम एंड विल सी यू इन एग्ज़ाम मिनिस्ट्री। मौका दीजिए हमें मेंटर करने के लिए, ताकि जो रैंक ओरिएंट मेंटरशिप होती है या सिलेक्शन ओरिएंट मेंटरशिप होता है उसके बारे में आपको पता चले। टिल देन कीप वॉचिंग डेली न्यूज़ एनालिसिस। हम इसी तरीके से यूट्यूब के थ्रू आपके लिए चीज़ें सिंप्लीफाई करते रहेंगे, और प्लीज़ कुछ फीडबैक्स अगर हों तो प्रोवाइड करिए, हम अपने आप को इम्प्रूव भी करते रहेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है आपकी रैंक, और उसके लिए हम पूरी मेहनत करेंगे। ठीक है, कल फिर मिलेंगे न्यूज़ एनालिसिस में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।